हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे जिसमें हम हमारा एक प्यारा सा चैप्टर खाद्य संसाधनों में सुधार दृष्टि बेच का बेटा जी आज का ये लेक्चर जिसके अंदर हम इस चैप्टर के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। वन शॉट के फॉर्म में इस पूरे के पूरे चैप्टर को क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। आपकी पूरी क्लास 9 की अगर बायोलॉजी की हम बात करें इसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं जिसमें से स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर्स है वो हमने कंप्लीट किए हैं इसी चैनल के ऊपर आपको वो देखने को मिल जाएंगे। आज के इस सेशन के अंदर हम खाद्य संसाधनों में सुधार इस चैप्टर को क्या करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर बहुत सारे आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे जैसे आपको फसल के प्रकार के बारे में देखने को मिलेगा, फसल की किस्मों में सुधार, खाद उर्वरक के बारे में देखने को मिलेगा, कार्बनिक खेती क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है उसके बारे में आपको पता चलेगा, मिश्रित फसल क्या होती है इसके बारे में पता चलेगा, अंतरा फसलीकरण क्या होता है इसके बारे में पता चलेगा, फसल चक्र के बारे में, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन। ये हमारे इस पूरे के पूरे चैप्टर्स के क्या होते हैं मेरे लाडलो टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में। कहानी की जो शुरुआत है वो स्टार्टिंग से होगी, हमारे परिचय वाले कॉन्सेप्ट से होगी। देखो भाई साहब, अगर हम बात करें बेटा इस धरती के ऊपर रहने वाले सभी जीव जंतुओं की अगर आप बात कर रहे हो तो सबको ही अगर जिंदा रहना है तो सनम तेरी जरूरत नहीं, भोजन की जरूरत है। भोजन पानी की हमारे लिए क्या है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सभी जीवधारियों को भोजन की क्या होती है आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा मिलता है, विटामिन मिलते हैं और खनिज मिलते हैं जिससे कि हमारा जो शरीर है वो क्या होता है अच्छे से चलता है। हमारे शरीर के लिए बेटा ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए और हमारे शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए क्या होती है जरूरी होती हैं। अगर हम बात करें कि भैया भोजन का मुख्य स्रोत क्या होता है तो हमारे प्लांट्स होते हैं, पौधों से हमें क्या मिलता है भोजन मिलता है, और जो जंतु होते हैं उससे भी हमें क्या मिलता है बेटा जी भोजन मिलता हुआ दिखाई देता है। अधिकांश भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो कृषि से आते हैं और कहां से आते हैं पशुपालन से। पशुपालन से और कृषि से ही हमारे पास में हमें मैक्सिमम हमारे फूड मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। खेती बाड़ी से आप रोटी खाते हो मेरे बच्चा, तो जो आपका आटा है वो कहां से आया है भैया गेहूं से। गेहूं कैसे आया तो खेती से आया है, ठीक है ना। आप सुबह शाम दूध पी रहे हो, चाय पी रहे हो, कहां से आया भैया पशुपालन से आया, पशुओं से आया है, ठीक है। तो भोजन के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो एग्रीकल्चर होता है और दूसरा हमारे पास में होता है बेटा क्या पशुपालन हमारे पास में होता है। अब हमारी अगर इंडिया की बात करें बेटा तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय पर हमारे देश की जो हालत थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी ज्यादा अच्छे से खेती बाड़ी नहीं होती थी, दूध उत्पादन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया भैया बहुत सारी नई नई स्कीम को क्या किए गवर्नमेंट्स ने लेकर के आए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने साइंटिस्टों की मदद से मेरे बच्चा बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी की क्या लेकर के आए, ये फसल को लेकर के आए, गाय भैंस को लेकर के आए जिससे कि ज्यादा दूध उत्पादन हो, ज्यादा अच्छी क्या हो फसल का उत्पादन हो। तो अगर हम देख रहे हैं हमारा जब देश आजाद हुआ उसके बाद के से लेकर के आज तक का जो हमारा समय है इसमें अगर हम देखें तो हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, हमारे दूध उत्पादन में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, फसल की अगर हम बात करें तो उसमें दलहन फसलों का, तिलहन फसलों के उत्पादन में बहुत ज्यादा क्या हुआ है सुधार हुआ है, मछली के पालन में बहुत ज्यादा क्या हुआ है सुधार हुआ है। इसी को मेरे बच्चा हम इस सुधार को इसी को हम नाम दे देते हैं क्रांति। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास में हमें कुछ अलग अलग क्रांति देखने को मिलती है, जैसे एक होती है हमारे पास में हरित क्रांति। ये किससे संबंधित होती है तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित होती है हरित क्रांति, जैसे कि भैया गेहूं, चना, सोयाबीन इसके उत्पादन से संबंधित होती है, उसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। श्वेत क्रांति बेटा जी ये मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित होती है, मिल्क का कलर भी कैसा होता है व्हाइट, इसलिए इस क्रांति को भी हम बोल देते हैं भैया ये हमारे पास में हो गई श्वेत क्रांति हमारी हो चली है। नेक्स्ट होती है हमारे पास में पीली क्रांति जो कि तिलहन फसलों के लिए, जिनसे कि भैया तेल निकलता है, जैसे हम बात करें सरसों वगैरह की हम बात करें, मूंगफली अगर हम बात करें तो जिनसे तेल निकलता है वो तिलहन फसलें हमारे पास में होती है और उनके उत्पादन को बहुत अच्छे से बढ़ाना ये पीली क्रांति के अंतर्गत आता है। मछली उत्पादन हमारे पास में ब्लू रिवॉल्यूशन के अंदर आता है, नीली क्रांति के अंदर हमारे पास में देखने को मिलता है। मछली उत्पादन की हम बात कर रहे हैं। ओके सर जी, डन है हमारे पास में इतनी बात। हम जब हमारा खाना खा रहे हैं मेरे बच्चा तो हमारे खाने के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग तरह की चीजों को हम क्या करते हैं खाते हैं। जैसे गेहूं की बात करें, हम चावल को खाते हैं, हम मक्का को खाते हैं, हम बाजरा को खाते हैं, हम ज्वार को क्या करते हैं बेटा जी खाते हैं। अब गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार ये सारी की सारी जो चीजें होती है इससे हमें एनर्जी मिलती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है भाई साहब अच्छी खासी एनर्जी मिलती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के क्या होते हैं अच्छे स्रोत होते हैं। इसी के साथ में जितनी भी दाल वाली फसलें होती है मेरे लाडलो,
जैसे हम बात करें तुअर की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, हमारे पास में मूंग की दाल, हमारे पास में हो गया है मटर, मटर हो चला है। तो इन सारी की सारी दालों से मेरे बच्चा आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। अच्छा खासा इनसे हमारे पास में प्रोटीन मिलता हुआ दिखाई देता है। आप बात करो सोयाबीन की बात करो, मूंगफली की बात करो, आप तिल की बात करो मेरे बच्चा जी, आप सरसों की अगर बात कर रहे हो, अलसी की बात कर रहे हो, तो इनसे हमें क्या मिलता है? तेल मिलता है। ये तेल वाले हमारे पास में क्या होते हैं? बीज होते हैं। इनसे तेल प्राप्त होता है, तेल की प्राप्ति होती है। तेल के अंदर क्या होता है? तो वसा होता है, फैट होता है। ओके सर जी। सब्जियां और मसालों की अगर हम बात करें तो इससे भी हमें बहुत सारी चीजें क्या होती है? हमारे शरीर को प्राप्त होती है। अब ये तो हमारे खाने की चीजें हो गई भैया, ये सारी की सारी हमारे खाने की चीजें हो गई। दाल, सारी की सारी दाल हमारे खाने की चीज हो गई। तेल वाली जो फसलें होती हैं, बीज होते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल हो गए। लेकिन जो हमारे एनिमल्स होते हैं बेटा, उनके लिए भी क्या होती है? चारा वगैरह बहुत ज्यादा वो खाने के रूप में क्या करते हैं? उनको देते हैं। जैसे आपने कभी सुन रखा हो तो बरसीम करके एक हमारे पास में चारा आता है, जो कि भैया एनिमल्स को क्या किया जाता है? खिलाया जाता है। जई हमारे पास में आती है, ये एनिमल्स के लिए होता है। सूडान घास की अगर हम बात करें तो ये भी एनिमल्स के लिए ही हमें देखने को मिलता है। एनिमल्स का ये क्या होता है? खाना होता है। ओके। कुछ सवाल आपसे यहां पे पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि नीली क्रांति किससे संबंधित होती है? मैंने आपसे कहा था हमारे मछली पालन से संबंधित होती है क्या नीली क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित होती है? तो हम कहते हैं भैया खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित होती है। निम्न में से तेल प्रदान करने वाली फसल कौन सी होती है? किससे तेल मिलता है? सरसों का भी तेल आता है, सोयाबीन का भी तेल आता है, मूंगफली का भी तेल आता है। इन सभी से हमको क्या मिलता है बेटा जी? तेल मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना। ये हमारी स्टार्टिंग की कुछ बातें और उनके क्या थे सवाल। एक और सवाल, निम्न में से प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल कौन सी होती है? कौन सी फसल से हमें प्रोटीन मिलता है? मसूर, गेहूं, मक्का और सोयाबीन। बेटा मसूर की दाल आप खाते हो, और जो भी दाल होती है ना, उन दालों से हमें क्या मिलता है? अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है। ओके सर जी। जब हम फसलों की बात कर रहे हैं मेरे बच्चा जी, तो हमारे इंडिया के अंदर जो पूरा की पूरा खेती का सिस्टम चलता है, एग्रीकल्चर जो सिस्टम चलता है, हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर, खेती वाले सिस्टम के अंदर बेटा जी, जो फसल होती है ना, वो दो तरह से लगाई जाती है। जैसे कुछ ऐसी फसल होती है हमारे पास में जो कि जून के महीने में लगती है। जून जुलाई जब बारिश का महीना शुरू होता है, बारिश शुरू होती है, उस समय पर लगती है। और दीपावली आते आते, मतलब अक्टूबर नवंबर आते आते, उसकी क्या हो जाती है? कटाई हो जाती है। तो जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में जो फसल लग रही है ना, उन फसलों को हम नाम दे देते हैं वो खरीफ की फसल हो गई है। उसका नाम होता है खरीफ की फसल। जैसे धान हो गया हमारे पास में, जैसे हमारे पास में सोयाबीन हो गया, जैसे हमारे पास में अरहर हो गया, जैसे हमारे पास में मक्का हो गया, जैसे हमारे पास में मूंग हो गया, जैसे हमारे पास में उड़द हो गया। ये ऐसी फसलें होते हैं बेटा जो कि जून जुलाई के समथिंग में लगती है, और अक्टूबर नवंबर के समथिंग में ये क्या हो जाती है? कट जाती है। तो इन फसलों को हम बोलते हैं ये खरीफ की फसल है। ओके। इसके अलावा जैसे ही दीपावली का सीजन निकलता है, फसल की कटाई हो गई, फिर दोबारा से क्या होती है? दूसरी वाली फसल लगती है। कब लगती है? तो समथिंग समथिंग आप मान लो नवंबर के महीने में लगती है, और ये मार्च अप्रैल के समथिंग में जाकर के इसकी क्या हो जाती है? कटाई हो जाती है मेरे बच्चा, अप्रैल के महीने में। तो इन फसलों को हम बोलते हैं ये रवि की फसल होती है, रवि फसल होती है। जैसे गेहूं हो गया है हमारे पास में, चना हो गया हमारे पास में, मटर हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया। ये सारी की सारी जो फसल होती है ये रवि की फसल होती है, क्योंकि ये नवंबर के महीने में लगती है, और आपका मार्च अप्रैल के समथिंग में ये क्या हो जाती है? इसकी कटाई हो जाती है। तो इन फसलों को हम बोलते हैं रबी की फसल। इसके अलावा आपने एक और नाम अगर सुन रखा हो तो बढ़िया बात है। एक होती है हमारे पास में जायद फसलें, जो कि एवरग्रीन होती है, मतलब वो कभी भी हमारे पास में लग सकती है। उसको हम बोल देते हैं बेटा वो जायद फसलें हमारे पास में होती है। ठीक है ना। मेनली आपको इन्हीं दोनों फसलों के ऊपर क्या करना है भाई साहब? विचार करना है। रबी की फसल और खरीफ की फसल को ही क्या करना है? ध्यान रखना है। ओके। ठीक है ना। यहां पर कुछ एक बहुत प्यारी सी बात यह है कि हम अगर हमारे इंडिया की बात करें तो भारत के अंदर बेटा सन 1952 से लेकर के, अगर हम सन 2000 की अगर हम बात करें, सन 2000 की अगर हम बात करें, तो जो कृषि वाली भूमि है ना, जिसपे कि हम खेती कर रहे हैं, उस भूमि को बोलते हैं कृषि भूमि। उसमें 25% की क्या हो गई है? वृद्धि हुई है। 25% हम क्या कर रहे हैं भैया? जमीन हमने ज्यादा बढ़ा ली है। कैसे बढ़ा ली? जंगलों को हमने खेत में बदल दिया, खेत के रूप में क्या कर लिया? उसको बदल दिया। तो भारत में सन 1952 1952 से लेकर के 2000-2010 तक का जो समय है, इसमें कृषि भूमि 25% क्या हुई है? बढ़ी है। और अन्न की पैदावार में कितनी गुना वृद्धि हुई है? 4 गुना हम क्या कर चुके हैं? प्रोडक्शन को बढ़ा चुके हैं। 4 गुना हम प्रोडक्शन को बढ़ा चुके हैं। अब कृषि के अंदर अगर हम बात करें, जब खेती की हम बात करें, तो इसके अंदर कुछ अलग अलग स्टेप चलती है। जैसे सबसे पहली चीज तो ये है कि भैया आप कौन सा बीज लगाना पसंद कर रहे हो खेत के अंदर, ये बड़ा आईएमपी है। बीज कौन सा होना चाहिए, किस वैरायटी का होना चाहिए, कौन सी फसल आपको लगाना है, ये सबसे ज्यादा क्या होता है? आईएमपी। सबसे पहले हम क्या करते हैं? बीज का चुनाव करते हैं कि कौन सा बीज हमें लगाना है।
ओके। दूसरी चीज हम क्या करते हैं भैया, जब बीज को हमने लगा दिया तो फसल की हम क्या करते हैं, अच्छे से देखभाल करते हैं, और फसल की देखभाल को ही हम क्या बोलते हैं, फसल उत्पादन प्रबंधन बोलते हैं। फसल की अच्छे से देखभाल करना, इसी को हम बोलते हैं फसल उत्पादन प्रबंधन, इसका हमारे पास में नाम होता है। ठीक है, अब जो उचित देखभाल हम कर रहे हैं खेत के अंदर, उससे क्या हुई, अच्छी खासी हमारे पास में फसल भैया लगी है, और जो खेतों में उगी हुई फसल है उसकी सुरक्षा हमें करनी है, और जो कटी हुई हमारे पास में फसल है उसको हानि से हमें क्या करना है, बचाना है। जो भी हमारे पास में हमारी फसल भाई साहब कटने पे आई है, जब कटाई पर वो फसल आई है, तो कहीं नुकसान ना हो जाए, उस नुकसान को भी हमें क्या करना है, देखना होता है। तो खेती के लिए आपको ये तीन चीजों का क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। किसान आज के समय पर बेटा जी जो खेती है ना, वो तीन तरह से खेतियां की जा रही। देखो हमारे देश के अंदर बेटा भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है किसान हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास में बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा संसाधन है, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मशीनरी है, बहुत ज्यादा उनके पास में नॉलेज है, पैसा भी अच्छा खासा है। कुछ ऐसे किसान है हमारे पास में, हमारे इंडिया के अंदर, जिनके पास में पैसा कम है, ज्यादा संसाधन नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है तो भैया हार्वेस्टर नहीं है, और ज्यादा कोई उनके पास में पैसा भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो तीन तरह की हमारे पास में खेती होती हुई दिखाई देती है। जिन किसानों के पास में कम जमीन है, जिन किसानों के पास में कम बेटा जी पैसा है, रुपया है, जिन 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 किसानों के पास में बेटा जी नॉलेज थोड़ा सा कम है, संसाधन थोड़े से कम है, वो किसान क्या करते हैं भैया, कम पैसे वाली खेती करते हैं। मतलब वो लिमिटेड उसमें दवाइयां डालेंगे, लिमिटेड उस चीज के ऊपर क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। तो ऐसी खेती को हम बोलते हैं बिना लागत उत्पादन वाली खेती। ठीक है ना, बिना लागत मतलब आपने क्या किया, बस खेत में जाकर के फसल को लगा दिया। अब इतने पैसे थे नहीं कि भाई साहब उसमें कोई दवाई डाले या उसकी साफ सफाई करवा दे मजदूरों से, इतने पैसे थे नहीं, तो बस हमने लगा दिया, और लगा करके जब वो उग गई, अच्छी खासी बड़ी हो गई, उसको काट करके ले आए और बेच दिया। इस उत्पादन को हम बोलते हैं बिना लागत वाला उत्पादन। लेकिन इस बिना लागत वाले उत्पादन का बेटा नुकसान भी है। आप अगर खेत के अंदर चारा साफ नहीं करवा रहे हो, उसके ऊपर दवाई वगैरह अच्छे से नहीं डलवा रहे हो, तो ऐसे में प्रोडक्शन जो होता है, उत्पादन जो होता है, फसल का जो उत्पादन होता है वो कम होता है। ठीक है, अब भाई साहब कर भी क्या सकते हैं, जब पैसा है ही नहीं भैया लगाने के लिए फसल में, तो कम उत्पादन होगा तो भी चल जाएगा, किसान ऐसा समझता है। कुछ ऐसे किसान होते हैं जिनके पास में थोड़ी बहुत जमीन अच्छी है, ज्यादा अच्छी नहीं, मतलब थोड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो जिनके पास में अच्छी खासी मतलब अच्छी कंडीशन में जमीन है, और थोड़ा बहुत पैसा भी उनके पास में है, तो वो क्या करते हैं भैया, उसका उस फसल को लगाते हैं, उसकी साफ सफाई भी करवाते हैं, उसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत खर्च भी करते हैं भैया उस फसल के देखभाल में। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं भैया ये थोड़ी सी लागत क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, इसलिए अल्प लागत वाली खेती हो गई है। अल्प लागत वाला हमारे पास में क्या हो गया, उत्पादन वाली बात हो चली। ओके सर जी। कुछ ऐसे किसान होते हैं जो भैया बहुत ज्यादा समृद्ध हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, जमीन भी बहुत ज्यादा है उन लोगों के पास में, और बहुत ज्यादा उनके पास में मशीनरी भी है भैया, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेसर है, बहुत सारी चीजें उनके पास में है, मजदूर भी उनके यहाँ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो ये अच्छा खासा क्या करते हैं, फसल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं। ठीक है ना, जरा सा भी फसल में अगर कोई कीड़ा लग गया तो उसके लिए दवाई डाल देते हैं, खर्चा करते रहते हैं। अब इससे क्या होता है भैया, उनका उत्पादन भी ज्यादा होता है। लागत भले ही लगी, इन्वेस्ट भले ही उन्होंने किया, खर्चा उसके ऊपर किया, खर्चा किया मतलब लागत लगाई है, और उससे प्रोडक्शन क्या हुआ है, अच्छा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं ये अधिक लागत वाला हमारे पास में क्या हो चला है, उत्पादन हो चला है। तो हमारे इंडिया के अंदर तीन तरह से क्या हो रही है, खेती हो रही है। एक तो हो रही है बिना लागत वाली खेती, दूसरी हो रही है अल्प लागत मतलब थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया, और तीसरा होता है अत्यधिक लागत वाला हमारे पास में खेती हमें देखने को मिल रही है। ओके, अब वो डिपेंड करता है कि भैया किसान के पास में पैसा अच्छा है तो वो उस हिसाब से क्या करेगा भैया, काम करेगा, अदरवाइज नहीं भी सही। ओके, अब यहां पर जब हम खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए मेरे लाडलो कि हमारे जो भी हम खेती बाड़ी का कोई भी फसल अगर खेत के अंदर लगा रहे हैं, तो उन फसल के लिए, उन प्लांट्स के लिए, उन फसलों के लिए बेटा अलग अलग पोषक पदार्थ क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। जैसे हमारे शरीर के लिए अलग अलग विटामिन जरूरी होते हैं, हमारे शरीर के लिए अलग अलग बेटा प्रोटीन्स वगैरह जरूरी होते हैं, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारी फसल होती है, उसके लिए भी क्या होते हैं, अलग अलग पदार्थ जरूरी होते हैं, पोषक पदार्थ जरूरी होते हैं। कुछ ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जो उनको कम मात्रा में चाहिए, और कुछ ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जिन्हें जो कि उन्हें ज्यादा मात्रा में चाहिए। अब जो ज्यादा मात्रा में पोषक पदार्थ चाहिए होते हैं, ऐसे पोषक पदार्थ जो कि ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, उन्हें हम नाम दे देते हैं वो बृहद पोषक पदार्थ हो गए। ठीक है ना,
विभिन्न पोषकों में से कुछ पोषकों की फसल को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं बृहद पोषक पदार्थ हो गए। जैसे हमारे पास में नाइट्रोजन, ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर हो गया हमारे पास में हो गया है कौन, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। दैट्स वाई हम बोलते हैं भाई साहब ये बृहद पोषक पदार्थ हो गए। कुछ ऐसे भी हमारे पास में होते हैं जो कि कम मात्रा में चाहिए प्लांट को, उसकी ज्यादा जरूरत तो है लेकिन ज्यादा अमाउंट में ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उन्हें हम बोलते हैं वो सूक्ष्म पोषक पदार्थ हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्लोरीन हो गया हमारे पास में, मोलिब्डेनम हमारे पास में हो गया है, हमारे पास में आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरॉन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। ये चाहिए तो सही प्लांट को लेकिन बहुत कम अमाउंट में चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर ये पोषक पदार्थ प्लांट को कहां से मिलते हैं। बेटा ये पोषक पदार्थ हमारी मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो प्लांट मिट्टी से ही क्या कर लेता है, इन पोषक पदार्थों को ले लेता है। लेकिन अगर मिट्टी के अंदर ये पोषक पदार्थ नहीं है तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमें एज अ किसान हमें ऊपर से क्या करना पड़ता है, मिट्टी के अंदर इन पोषक पदार्थों को डालना पड़ता है। हमारे शरीर के लिए विटामिन जरूरी होते हैं, हम खाना खाते हैं उससे हमें विटामिन वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे खाने से हमें विटामिन नहीं मिल रहे तो फिर हम विटामिन की क्या कहते हैं, टैबलेट्स खाते हैं, उससे हमें विटामिन मिलता है। ठीक इसी तरह से प्लांट को जमीन से पोषक पदार्थ मिलते रहते हैं। अगर जमीन में पोषक पदार्थ नहीं है तो फिर हम ऊपर से क्या करते हैं, एज अ मेडिसिन के फॉर्म में, एज अ फर्टिलाइजर के फॉर्म में क्या करते हैं, पोषक पदार्थ को डालते हैं। ओके जैसे प्लांट को अगर हवा और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो हवा और ऑक्सीजन प्लांट को कहां से मिल जाता है बेटा जी, कार्बन और ऑक्सीजन कहां से मिल जाता है प्लांट को, हवा से मिल जाता है। जैसे पानी से क्या मिल जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है प्लांट को। मृदा से, मिट्टी से बृहद पोषक पदार्थ और सूक्ष्म पोषक पदार्थ हमारे पास में मिलते हुए दिखाई देते हैं। ओके सर जी। मिट्टी में अगर पोषक पदार्थ नहीं है तो फिर ऐसी सिचुएशन में भैया हम ऊपर से क्या डाल देते हैं, उसके अंदर मिट्टी के अंदर खाद वगैरह को डालते हैं और उससे क्या होता है, प्लांट्स को पोषक पदार्थ मिलते हैं। अब खाद क्या होती है सर जी, हमको ये नहीं पता। बेटा आपने देखा होगा कि जो किसान होता है ना, जो गांव देहात में जो हमारे पास में किसान वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपना बहुत जितना भी घर से कूड़ा करकट निकल रहा है, गोबर निकल रहा है पूरे के पूरे जानवरों का, उनको क्या करते हैं, वो एक जगह पर पटकते रहते हैं। ठीक है ना। अब उसको गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, घूड़ा बोलते हैं। वैसे तो आप लोग क्या बोलते हो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो उन पोषक पदार्थों को वो कहां पर, सॉरी पोषक पदार्थ उनको, गोबर को, छिलकों को, भूसे को सब एक जगह पर क्या कर देते हैं, पटक देते हैं। अब वो साल भर वो एक ही जगह पर पड़ा हुआ रहता है, बारिश गर्मी जो भी होती है, तो वो जो भी गोबर छिलके ये सब कुछ जो भी पड़ा हुआ है कूड़ा करकट, वो वहां पर क्या होता है, धीरे 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 उस जगह पर सड़ता है। और किसान उसी पूरे के पूरे सड़े हुए मटेरियल को उठा करके कहां डाल देता है, खेत में पटक देता है। तो ये जो पूरा सड़ा हुआ मटेरियल है, इसको जब खेत में डाला, यही क्या है मेरे बच्चा, खाद है। और इस खाद को जब किसान खेत में डालता है तो उस मिट्टी को क्या मिलते हैं, पोषक पदार्थ मिल जाते हैं। जो पोषक पदार्थ प्लांट को चाहिए होते हैं वो मिट्टी के अंदर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है ना। यही हमारे पास में क्या होती है, खाद होती है। अब खाद की जब हम बात करें तो खाद आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलती है। जैसे एक होता है हमारे पास में वर्मी कंपोस्ट होता है, एक हमारे पास में देखने को मिलता है वर्मी कंपोस्ट या वर्मी फॉर्म कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, इसको हम बोलते हैं। अब ये क्या होती है, जितना भी आपने भैया गोबर वगैरह था, जितना भी फल फूल सब्जी छिलके भाजी थे, सब कुछ एक जगह पर क्या किया आपने, इकट्ठा किया। और यहां पर क्या करते हो आप, केचुए जो होते हैं, अर्थवर्म जो होते हैं, वो लाकर के क्या कर देते हो, डाल देते हो। महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के अंदर अंदर वो जो केचुआ होता है इन सारे मटेरियल्स को क्या करता है, खाता है। और यहाँ पर बेटा एकदम भुरभुरा सा, एकदम रेड कलर का भुरभुरा सा क्या कर देता है, मिट्टी के जैसा एक मटेरियल बनाता है। और वो जो मटेरियल होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, पोषक पदार्थों से भरा हुआ होता है। उसी को जब हम खेत के अंदर डाल देते हैं तो खेत की मिट्टी में क्या चला जाता है, पोषक पदार्थ चला जाता है। इसी को मेरे बच्चा हम क्या नाम दे देते हैं, यही है हमारे पास में वर्मी कंपोस्ट, यही हमारे पास में खाद है। तो कृषि अवशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन का मलमूत्र, गोबर, सब्जी के छिलके, कचरा, जानवरों के द्वारा उपयोग किया गया चारा, घरेलू कचरा, सीवेज, ये सारे की सारी चीजों को हम गड्ढों में केचुओं के द्वारा कंपोस्टीकरण करते हैं, सड़ाते हैं और उसी को हम बोल देते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट में बहुत सारे क्या होते हैं, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं और इसी को हम कहां पर डाल देते हैं, मिट्टी में, जिससे मिट्टी की अच्छी क्या हो जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है। ओके सर जी। ये तो आपने देखा वर्मी कंपोस्ट। लेकिन किसान इसके अलावा भी कुछ खाद का उपयोग करते हैं। जैसे एक खाद उपयोग में लाई जाती है हरी खाद। कुछ ऐसी फसल होती है मेरे बच्चा जिनके पास में पोषक पदार्थों को अवशोषित करने की अच्छी पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा जी हम बात करें तो हमारे पास में पटसन नाम की एक फसल होती है, मूंग हमारे पास में होती है और ग्वार।
ठीक है ना, ग्वार। ये 3 ऐसी फसल होती है जिसको किसान क्या करते हैं, खेत में लगाते हैं और इसका पौधा जब बड़ा होता है तो इसके ऊपर किसान क्या चला देता है, हल चला देता है। इससे क्या होगा, वो जो पौधा था इनका वो कहां दब जाता है, मिट्टी में दब जाता है। उससे क्या हुआ, उस पौधे ने क्या किया था, मिट्टी से बहुत सारे पोषक पदार्थों को क्या किया था, अवशोषित किया था आसपास से, इधर उधर से। उन पोषक पदार्थों को जब उसने अवशोषित किया था मेरे बच्चा, किसान ने उसके ऊपर जब ट्रैक्टर चला दिया, हल चला दिया, तो वो मिल गए हैं कहां पर, मिट्टी के अंदर। और वो जो पौधा मिट्टी के अंदर मिलेगा, सड़ेगा, वहां पर पोषक पदार्थ को और ज्यादा क्या कर देगा, वो मिट्टी के अंदर बढ़ा देगा। इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को हम हरी खाद बोल देते हैं, ग्रीन मैन्योर इसका हमारे पास में नाम होता है। तो फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग, ग्वार आदि उगा देते हैं और उसके पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में हम मिला देते हैं। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को क्या दे देते हैं बेटा, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से क्या कर देते हैं, भरपूर बना देते हैं। ये नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिट्टी को भरपूर बना देते हैं। इन प्लांट्स के पास में अच्छा खासा नाइट्रोजन और फास्फोरस रहता है, इसलिए। ठीक है ना, इसी को हम नाम दे देते हैं गुरुदेव, हरी खाद हमारे पास में हो गई। अब ये वाली जो खाद थी, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद, ये इसको बनाने में बेटा समय लगता है और इसमें मेहनत भी लगती है किसान को। ठीक है ना, लेकिन किसान आज के समय पर क्या करने लगे हैं, एक दूसरा शॉर्टकट यूज करने लगे हैं। कैसा शॉर्टकट, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं मेरे बच्चा जो कि क्या करने लगी हैं, पोषक पदार्थों को एज ए केमिकल के फॉर्म में बेटा क्या करने लगे हैं, ये फैक्ट्री में बनाने लगे। और जो फैक्ट्री के अंदर पोषक पदार्थ बन रहा है, जो खाद बन रहा है, उसको बेटा हम नाम दे देते हैं उर्वरक, फर्टिलाइजर उसका हमारे पास में नाम होता है। जो फैक्ट्री के अंदर बन रहा है उसको हम नाम देते हैं फर्टिलाइजर। कभी गांव वगैरह आप गए हो तो आपको इस तरह की बोरियां, इस तरह की आपको देखने को मिलती होगी। किसान इसी को खेत के अंदर क्या कर देता है, ऐसा छिड़क देता है मेरे बच्चा, और वहां पर मिट्टी के अंदर से क्या मिल जाती है, उस प्लांट को अच्छे खासे पोषक पदार्थ मिल जाते हैं। यही हमारे पास में फर्टिलाइजर होते हैं। तो व्यावसायिक रूप से, व्यावसायिक मतलब फैक्ट्री के अंदर रूप से तैयार पादप पोषक उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पौधों को प्रदान करते हैं, कौन, उर्वरक, फर्टिलाइजर। इनके उपयोग से पौधों की अच्छी वृद्धि होती है और स्वस्थ पौधे मिलते हैं, जिससे ये उत्पादन जो है, प्रोडक्शन जो है, वो भी बहुत अच्छा हमें पास में देखने को मिलता है। बहुत अच्छा क्या होता है, प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है सर जी, लेकिन मेरे लाडलो, इसका ये जो फैक्ट्रीज के अंदर बना हुआ जो फर्टिलाइजर है ना, इसका क्या होता है, नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है, जब किसान इस फर्टिलाइजर को लंबे समय के लिए उपयोग में लेकर के आता है मेरे बच्चा, तो वहां की जो मिट्टी होती है ना, वो धीरे 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 बेकार होने लगती है। क्यों बेटा, ये केमिकल्स है, फैक्ट्री में बने हुए ये केमिकल्स है। और किसान जब इन केमिकल्स को खेतों में छिड़कता है तो चलो एक साल तो फायदा हुआ, दूसरे साल फायदा हुआ, तीसरे साल भी अच्छा फायदा हुआ, चौथे साल भी अच्छा फायदा हुआ, पांचवें साल भी फायदा हुआ। लेकिन उसके बाद में धीरे 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 वहां की जो मिट्टी है ना, वो खराब होने लगती है, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर बेटा बहुत अच्छे बैक्टीरिया, केचुए, ये सारी चीजें रहती हैं, लेकिन इन केमिकल्स की वजह से वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो मिट्टी धीरे 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 खत्म होने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका क्या होता है, उर्वरक का हमारे पास में साइड इफेक्ट होता है। इसलिए बोलते हैं कि उर्वरक का कंटिन्यूअसली उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे का मैंने आपको रीजन बताया। दूसरी चीज ये है मेरे बच्चा कि उर्वरक का अगर किसान यूज भी कर रहा है तो एक लिमिट अमाउंट में उसका यूज करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक उसका यूज करना चाहिए। क्यों सर जी, जब फर्टिलाइजर्स को बेटा जी हम खेत के अंदर डालते हैं, अब मान लो खेत के अंदर पानी दिया, बारिश हुई, ये फर्टिलाइजर जो है वो पानी के अंदर बहते हुए बेटा कहाँ जाएंगे, नाली में, नाली से कहाँ जाएंगे, नालों में, और नालों से कहाँ जाएंगे, नदी तालाबों के अंदर चले जाएंगे। नदी तालाब में क्या चला गया, फर्टिलाइजर, केमिकल चला गया। वहां पर नदी तालाब का जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। वो फर्टिलाइजर्स उन केमिकल की वजह से वो खराब हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि भैया उर्वरक का उपयोग बड़े ही ध्यान से सोच समझ करके करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, मतलब एक लिमिट अमाउंट में ही उसका यूज करना चाहिए। उसके बाद की भी आपको क्या करना पड़ा है, सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंचाई के कारण पानी में ये बह जाते हैं और पौधे उसका पूरा अवशोषण नहीं कर पाते। इसकी वजह से जल प्रदूषण हमारे पास में होता हुआ दिखाई देता है। वाटर का क्या होता है, पॉल्यूशन होता हुआ दिखाई देता है। अब आज के समय पर तो बेटा जी जो फर्टिलाइजर की अगर आप बात कर रहे हो ना, तो किसान बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इन फर्टिलाइजर्स की वजह से जो फसल है उसकी क्वालिटी, फल फ्रूट्स जो होते हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर भी क्या होता है, असर होता है। वो केमिकल वाले होते हैं और इसका हमारी बॉडी के ऊपर ये साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, हम ज़्यादा बीमार होते हैं। आज के समय पर कुछ किसान ऐसे भी मेरे बच्चा जिन्होंने कि इस तरह से खेती करना पसंद किया है कि उसमें ना तो वो फर्टिलाइजर को डालते हैं, उन्होंने कहा भैया हम कोई केमिकल ऊपर से नहीं डालेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर इस हमारी फसल के अंदर कोई कीड़े मकोड़े लग गए तो हम ऊपर से कोई दवाई को भी नहीं छिड़केंगे जिससे कि वो कीड़े मकोड़े मर जाएं।
ठीक है ना। हम उन फसल को पकाने के लिए किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे, उनको नेचुरली क्या होने लगे देंगे, पकने देंगे। कुल मिलाकर के कुछ किसान ऐसे हैं जो कि बेटा जी खेती जो कर रहे हैं ना, वो इस तरह से कर रहे हैं कि फसल के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल, हानिकारक केमिकल वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से जो फसल का उत्पादन हो रहा है, जो खेती हो रही है, उस खेती को हम बोलते हैं वो कार्बनिक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे पास में कहलाता है। अगर आप किसी भी तरह के केमिकल का, किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र का, किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उससे जो खेती कर रहे हो, उसी को नॉर्मल जो खेती कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं कार्बनिक खेती। अब इसकी जो फल, फ्रूट, सब्जी वगैरह आते हैं ना ऑर्गेनिक खेती के, ये थोड़े महँगे भी बिकते हैं क्योंकि लोग इनको लेना ज़्यादा रेट पर भी क्या करते हैं, पसंद करते हैं। उनको भाई बिना केमिकल वाले क्या चाहिए आज के समय पर, सब्जी, भाजी चाहिए। केमिकल वाले खा-खा करके तो क्या हो जाते हैं, बीमार। तो उन्होंने कहा बिना केमिकल वाले चाहिए। तो कार्बनिक खेती का आज के समय पर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है मेरे बच्चा, उपयोग जो है वो बढ़ रहा है। कार्बनिक खेती का आज के समय पर जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब किसान जो है बेटा आज के समय पर अपना और अच्छा प्रोडक्शन हो, अच्छा खासा उत्पादन हो, इसके लिए कुछ अलग-अलग चीज़ें भी क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए किसान क्या करते हैं आज के समय पर एक मिक्स्ड फसल का भी क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, मिश्रित फसल का भी उपयोग कर रहे हैं। क्या करते हैं कि 2 फसल या फिर 2 से ज़्यादा फसल को ये एक साथ क्या करते हैं, लगाते हैं और ऐसी सिचुएशन को हम बोल देते हैं ये मिश्रित फसल है। तो मिश्रित फसल में 2 या फिर 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। जैसे गेहूँ के साथ में आपने चना या फिर गेहूँ के साथ में सरसों या फिर मूँगफली के साथ में आपने सूरजमुखी, इनको क्या कर दिया, लगा दिया। एक साथ ही एक खेत में आपने 2 तरह की, 3 तरह की फसल को लगाया, तो इसको हम बोलते हैं ये मिश्रित खेती है। इससे क्या होता है सर, अगर मान लो गेहूं की फसल को नुकसान हुआ तो चलो चने की तो बच जाएगी, चने की को नुकसान हुआ तो चलो कोई किसी तो बच जाएगी। तो 2 या 2 से ज्यादा फसल एक साथ लगाने से ये होता है कि अगर एक फसल नुकसान भी खा गई, अगर एक फसल को नुकसान हो गया, एक फसल के पौधों को नुकसान हो गया, तो दूसरी वाली फसल को तो नुकसान ना हो, वो तो कम से कम बच जाए। क्योंकि अलग अलग फसल में अलग अलग तरह की क्या होती है, बीमारियां होती। तो एक फसल को मान लो किसी बीमारी ने खत्म कर दिया, तो दूसरी वाली जो फसल है उसको तो कम से कम बचा हुआ रख सकते हैं। हाँ, इसलिए किसान क्या करते हैं आज के समय पर, मिश्रित खेती को मेरे बच्चा जी करते हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट चल रहा है कि भैया फसल लगी हुई है, उसके बीच में कोई दूसरे वाले हमारे पास में हम क्या कर देते हैं, प्लांट लगा देते हैं। तो एक फसल के बीच में आपने क्या कर दिया, दूसरे प्लांट लगा दिए। इसको हम बोलते हैं अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण में 2 या 2 से ज्यादा फसलों को एक साथ एक ही खेत में एक स्पेशल पैटर्न में हम क्या करते हैं, लगाते हैं। ओके, जैसे सोयाबीन, मक्का या फिर बाजरा के साथ में लोबिया हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ये अंतरा फसलीकरण वाली कहानी होती है। इसको हमने नाम दे दिया है अंतरा फसलीकरण, हमारे पास में हो चला है। ओके, ठीक है सर जी। इसके साथ में मेरे बच्चा अगर खेती अगर कर रहे हैं कोई किसान, तो भैया खेती कर रहे हैं तो इसके लिए ये भी जरूरी है, खेती के लिए ये भी जरूरी है कि भाई समय समय के साथ में क्या करें, फसल को चेंज कर करके लगाएं। देखो, अगर आप हर साल एक ही जैसी फसल को लगाओगे तो उससे क्या होगा बेटा, उत्पादन जो है, जो प्रोडक्शन होता है ना, वो कम होने लगता है। इसलिए किसान ये कोशिश करता है कि भैया फसल को बदल बदल करके लगाता है। उन्होंने कहा भैया इस साल गेहूं लगाया, अगले साल कुछ और लगाएंगे। बदल बदल करके क्या करते हैं, फसल को लगाते हैं। और बदल बदल करके फसल को लगाना, इसी को हम बोलते हैं बेटा फसल चक्र। इसी का हमारे पास में नाम होता है फसल चक्र। ठीक है ना। तो किसी खेत के अंदर क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को पहले से निश्चित की गए हमारे पैटर्न के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, फसल को लगा रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं फसल चक्र। इसी का हमारे पास में नाम हो जाता है फसल चक्र, हमारे पास में ये नाम हो जाता है। ठीक है ना। ओके सर जी, ठीक है सर जी, इतनी बात क्लियर है। अब फसल के लिए बेटा जी दूसरी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि अगर आपने फसल को लगाया है तो उसके लिए सिंचाई भी आईएमपी होती है। और भारत के अंदर जो सिंचाई होती है उसके मेन जो स्रोत होते हैं वो आपको देखने को मिलता है बेटा जी। आप नहरों के द्वारा सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है ना, नहरों के द्वारा, या फिर खुदे हुए कुएं के द्वारा हम सिंचाई करते हैं, नलों के द्वारा करते हैं। नहर हो गई हमारे पास में, नदी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। तालाब के द्वारा हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। छोटे छोटे से बांधों के द्वारा भी हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई के हमारे पास में क्या होते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग आपको साधन देखने को मिलते हैं। जब हम कोई सिंचाई वगैरह भी अच्छे से कर दे रहे हैं, सब कुछ अगर अच्छे से कर दे रहे हैं, तो फिर यहां पर एक दूसरी चीज हमें ध्यान रखने को मिलती है खेती के अंदर। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो काम के प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारी फसल है, उस फसल में बिना काम के क्या उग जाते हैं, प्लांट्स उग जाते हैं। तो फसल के साथ में जो बिना काम के पौधे, बिना काम के जो प्लांट्स उग जाते हैं मेरे बच्चा, इनको हम नाम दे देते हैं खरपतवार। अब इन खरपतवार से बचा कैसे जाता है, तो भैया समय समय पर आपको खेत की सफाई करनी पड़ेगी। इनको उचका करके इनको फेंकना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। खरपतवार से भी फसल को क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। सर क्यों? बेटा देखो, एक ही खेत में आपने अपनी फसल को लगाया और वहां पे पानी वगैरह था, तो कोई दूसरा बिना काम का पौधा भी उग गया।
ये पौधा इस वाले पौधे से क्या करता है, कंपटीशन। दोनों एक ही जगह मिट्टी पे लगे हुए, ये प्लांट भी मिट्टी से क्या कर रहा है, पोषक पदार्थ को ले रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, मिट्टी से पोषक पदार्थ को ले रहा है। तो ये जो प्लांट है वो इस मिट्टी से पोषक पदार्थ को ले रहा है, तो फिर इस वाले को क्या होगा, कम मिलेगा भैया। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऊंचा करके फेंक देते हैं, ताकि मिट्टी का जो पोषक पदार्थ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फसल को ही क्या हो, मिले। हम क्या करते हैं भैया, हमारी फसलों को अंदर जो खरपतवार वगैरह है उसका भी हम क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। जब पूरा ध्यान आप रख लेते हो तो उसके बाद में बेटा जी ये जरूरी होता है कि जो फसल हम काट करके खेत से लेकर के आ रहे हैं, उस फसल को हमें क्या करना पड़ता है भैया, अच्छे से स्टोर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भैया आपने खेत में अच्छी फसल उगा ली तो आपका काम खत्म, नहीं। उस फसल को जो आप कट करके लाए हो उसको आपको अपने घर में स्टोर करना पड़ेगा। हो सकता है 1 महीने 2 महीने आप स्टोर करो, उसके बाद में मार्केट में क्या करोगे, बेचोगे, ट्रैक्टर टाली से मंडी में लेकर के उसको जाओगे। तो वो जो फसल को हम स्टोर कर रहे हैं, ऐसी साफ सुथरी जगह पर स्टोर करना चाहिए जहां पे ज्यादा नमी नहीं हो, वहां पर स्टोर करना चाहिए। चींटियां वगैरह ना होने, तो भैया वो बीज को ही खा गई, उन्होंने कहा फसल के बीजों को खा गई। तो साफ सुथरी जगहों पर क्या होता है, अनाज का आपको भंडारण करना पड़ता है। साफ सुथरी जगहों पर अनाज को आपको स्टोर करके रखना जरूरी होता है। ये हमारी खेती के लिए क्या होती है मेरे बच्चा, कुछ जरूरी सी बातें होती है। अगर इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो फिर हमारे पास में जो फसल का प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। चलिए, यहां इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहली जो इनिशियल स्टेज वाली जो बात आपने की है वो की है बेटा जी हमारी खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन हमारे इंडिया के लिए जितना ज्यादा खेती बाड़ी जरूरी है उतना ही ज्यादा पशुपालन भी जरूरी है। पशुपालन मतलब क्या, अलग अलग प्रकार के पशुओं को पालना, उसी को हम बोलते हैं पशुपालन। क्यों पालते हैं सर जी हम पशु, बहुत सारे रीजन है। हम दूध के लिए पशुओं को पालते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी को हम दूध के लिए पालते हैं। हम मांस के लिए भी पशुओं को पालते हैं, जैसे बेटा मुर्गी पालन जो होता है वो मांस के लिए होता है। हम अंडे के लिए भी पशुओं को पालते हैं, जैसे कि बेटा हमारे पास में मुर्गियों का पालन अंडे के लिए किया जाता है। तो बहुत सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं बेटा, अलग अलग प्रकार के पशुओं को पालते हैं। और अलग अलग पशुओं को पालना, हमारे फायदे के लिए पालना, उसी को हम पशु पालन नाम दे देते हैं। एनिमल हस्बेंड्री उसका हमारे पास में नाम होता है। इसमें सबसे पहली चीज तो भाई पशुपालन के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों किया जाता है पशुपालन, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। हमें दूध देने वाले पशु चाहिए होते हैं, मिल्क चाहिए होता है इसलिए हम करते हैं। या फिर हमको हल चलवाना हो भैया बैल से, सिंचाई या फिर बोझा ढोने के लिए भी हम क्या करते हैं भैया, पशुओं को पालते हैं। ये हमारे पास में कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पशुओं का पालन करते हैं। अब भारतीय पालतू पशुओं की 2 अलग अलग स्पीसीज होती है मेरे बच्चा। जैसे गाय की एक स्पीसीज होती है वॉस इंडिकस, ये गाय की हमारे पास में वेराइटी होती है। भैंस की एक हमारे पास में वेराइटी होती है वॉस वुवेलिस। ये बेटा बहुत अच्छा दूध देने वाली हमारे पास में क्या होती है, वेराइटीज होती है। और जो दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं उन्हें हम नाम दे देते हैं वो दुधारू पशु है। दूध देने वाली जो पशु होते हैं उसको हम नाम दे देते हैं वो दुधारू पशु हमारे पास में हो चले हैं, जो बहुत अच्छा क्या कर रहे हैं भैया, दूध का उत्पादन कर रहे हैं। हमारी जो इंडिया की वेराइटीज है, जैसे गाय के अंदर वॉस इंडिकस होती है, भैंस के अंदर वॉस वुवेलिस होती है। ये मिल्क प्रोडक्शन तो अच्छा करती है, लेकिन कुछ ऐसी विदेशी नस्ल होती है मेरे बच्चा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें भाई साहब, हमारे पास में एक जर्सी, आपने नाम सुन रखा हो, ब्राउन स्विस अगर नाम सुन रखा हो, ठीक है ना। अगर इन विदेशी नस्लों की अगर हम बात करें, हमारे पास में कुछ देसी नस्लें जैसे रेड सिंधी साहिवाल होती है। विदेशी नस्लों के अंदर बेटा मिल्क प्रोडक्शन क्षमता अच्छी होती है, लेकिन विदेशी जो लोग होते हैं वो बीमार जल्दी हो जाते हैं। हमारे इंडिया के माहौल में वो जिंदा नहीं रह सकते, वो बीमार जल्दी हो जाते हैं। तो विदेश की जो वेराइटीज होती है ना, वो दूध उत्पादन तो अच्छी दे रही है लेकिन बीमार जल्दी से हो जाती है। हमारे इंडिया की जो वेराइटीज होती है रेड सिंधी साहिवाल वगैरह हो गई, ये भले ही मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा कम करती है लेकिन ये बीमार नहीं होती है, लंबे समय तक क्या करती है, ये जिंदा रहती है। तो हम साइंटिस्ट लोग जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि भैया एक तो विदेशी और देसी इन 2 अलग अलग वेराइटीज को लेकर के कोई अच्छी नई वेराइटीज को क्या करें, बनाएं, जिसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा हो और वो बीमार भी ना हो। ऐसी कोई वेराइटीज को बनाना साइंटिस्ट क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। और आज के समय पर बहुत सारी ऐसी वेराइटीज को बनाई है। देखो रेड सिंधी आपको इस तरह से दिखाई देती है, साहिवाल जो गाय होती है वो आपको इस तरह से आपको देखने को मिलती है। ओके, दूध देने वाले जो पशु होते हैं बेटा, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि भैया उनको अच्छे से खाना पीना मिले। अगर अच्छा खाना पीना मिलेगा तो वो अच्छे से क्या करेंगे, दूध देंगे। अगर नहीं मिलेगा तो भैया दूध कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो दूध देने वाले पशुओं के लिए अच्छा आहार जरूरी होता है, अच्छे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। और दूध उत्पादन को भी बढ़ाने के लिए भैया क्या होता है, आहार जरूरी होता है। हम क्या खिलाते हैं इन पशुओं को, मोटा चारा खिलाते हैं, मोटा चारा खिलाते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर अच्छा खासा प्रोटीन हो और पोषक तत्व हो। ऐसी चीजें हम पशुओं को क्या करते हैं, खिलाते हैं, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो हेल्दी रहे और वो मिल्क का प्रोडक्शन भी क्या करें, अच्छे से करें।
ओके, मिल्क का प्रोडक्शन भी अच्छे से करें। ओके सर जी, डन डनाडन डन है। हमें ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि भैया पशुओं के अंदर कोई बीमारियां वगैरह ना हो। अगर वो बीमार हो जाएंगे तो भाई साहब वो दूध प्रोडक्शन अच्छा नहीं देंगे, इसीलिए उनका समय समय पर भैया वेटनरी जो डॉक्टर होता है, पशु वाला जो डॉक्टर होता है, उसके द्वारा उनका देखभाल कराना चाहिए। उनको वैक्सीन भी आते हैं, जैसे हमारे वैक्सीन आते हैं वैसे उनके भी वैक्सीन आते हैं, तो वो वैक्सीन उनको लगाने जाने चाहिए, ठीक है ना। तो पशु के अंदर बाह्य परजीवी होते हैं, शरीर के ऊपर और अंदर रहने वाले कुछ जीव होते हैं जो उनके शरीर को, त्वचा को क्या करते हैं, त्वचा रोग उत्पन्न कर देते हैं, तो हमें उनसे सुरक्षा करनी चाहिए। संक्रामक रोग बैक्टीरिया वायरस के कारण होते हैं और इसके लिए, इससे बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए, टीका लगाया जाना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, अच्छे से मिल्क का प्रोडक्शन कर पाएंगे। अदरवाइज भैया हमें क्या हो जाएगा, हमारे बिजनेस में नुकसान हो जाएगा। ये एक तरह का बिजनेस ही है बेटा, मिल्क प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास में एक तरह का क्या होता है, बिजनेस ही होता है। ओके, अब जरूरी नहीं है कि हम गाय भैंस को, बकरी को ही क्या कर रहे हैं, पाल रहे हैं। नहीं, आज के समय पर हम अलग अलग तरह के जीवों को क्या कर रहे हैं, पाल रहे हैं। जैसे हम मुर्गियों का भी बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं बेटा, आज के समय पर पालन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया मुर्गियों का पालन? क्योंकि मुर्गियों से हमें दो चीज मिलती है, पहला तो मिलता है अंडा और दूसरा हमें मिलता है मांस। एज ए मीट के फॉर्म में भी इसको खाया जाता है और अंडे भी इससे, इनसे क्या किए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो मुर्गी पालन, इसी को मुर्गियों को पालना मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन कहलाता है। अब मुर्गी दो तरह से आपके लिए हेल्पफुल है, एक तो अंडे के लिए और एक मांस के लिए। जो अंडे के लिए हमारे पास में मुर्गी होती है मेरे बच्चा, अंडों के लिए अंडे देने वाली मुर्गी जो होती है उसका नाम होता है लेयर। ये ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, अंडे देती है। और ऐसी मुर्गियां जिनसे हमें मांस चाहिए, उनका शरीर अच्छा हेवी होना चाहिए, वो मांस वाली मुर्गियां होनी चाहिए, और उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोलर बोलते हैं। जो मांस वाली मुर्गियां होती हैं जिनका शरीर हेवी होता है, अंडे तो ये भी देती है लेकिन कम अंडे देती हैं, इनका शरीर हेवी होता है, वजन ज्यादा होता है, मांस ज्यादा होता है, इनको हम बोलते हैं ब्रोलर। अंडे देने वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं क्या, लेयर, उसका हमारे पास में नाम होता है। मुर्गी पालन में मेरे बच्चा बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि उनके जो चूजे होते हैं उनको भैया ज्यादा गर्मी नहीं लगना चाहिए, उनकी देखभाल बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखभाल, क्योंकि अगर मान लो आपने 1000 चूजे लिए, अब उन चूजों में से 500 मर गए तो आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। चूजे आपने बाहर से खरीदे, अब आपने सोचा था कि उन 1000 चूजों से हमारे पास में 2000 मुर्गियां हो जाएंगी बड़े होने के बाद में, लेकिन उनमें से अगर 500 मर गई तो आपका क्या हो जाएगा, नुकसान। इसलिए चूजों की संख्या, उनकी क्वालिटी, उनकी देखभाल बहुत ज्यादा क्या होती है, जरूरी होती है। किसमें, मुर्गी पालन में। उनको गर्मी से बचाना जरूरी है, ठंड से बचाना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मुर्गी पालन के लिए ये बहुत ज्यादा क्या होती है मेरे बच्चा जी, चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। उनको बीमारियों से अगर बचाना है तो बहुत सारी बीमारियां उसमें हो सकती है, तो इनको भी क्या करना पड़ता है, वैक्सीन वगैरह भाई साहब आपको लगवाना पड़ता है। वैक्सीन वगैरह लगेंगी तो वो बीमार नहीं होंगी, बीमार नहीं होंगी तो वो मरेंगे नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अंडे मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास में मुर्गियां हमें मिलेगी। इसलिए उनकी देखभाल, उनको रोगों से भी क्या होना चाहिए, बचाया जाना जरूरी होना चाहिए, और उनको तभी हम क्या कर पाते हैं, एक अच्छा मुर्गी पालन कर पाते हैं, ठीक है ना। मुर्गी के अलावा हमारे पास में क्या कहानी आती है, मछली पालन भी आता है। हम मछलियों को भी आज के समय पर भैया बहुत ज्यादा उपयोग में लाते हैं, तो मछली पालन भी हम बहुत ज्यादा करते हैं। अब मछलियों का पालन दो तरह से हो सकता है, दो तरह से मछलियों को हम प्राप्त करते हैं। पहला है प्राकृतिक स्रोत से मछली पकड़ सकते हैं हम गए भैया समुद्र में गए, वहां से मछलियों को पकड़ लाए, नदी में गए वहां से मछलियों को पकड़ लाए, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, हमने क्या किया भैया, हमारे ही खेत के अंदर बहुत ज्यादा पानी भरा, उसमें मछलियों को लाकर डाल दिया, 100 मछलियों को, उनको खाना पीना प्रॉपर दिया, उन 100 से 500 मछलियां बनी, उनमें से जो बड़ी बड़ी मछलियां तो उसकी मार्केट में बेच दिया। फिर उन्हीं के जो बच्चे थे उनसे और ज्यादा बने, उनसे जो बड़ी बड़ी हुई उनको बेच दिया। तो हम या तो मछलियों को प्राकृतिक स्रोत से पकड़ भी सकते हैं, या तो फिर हम उनका मछलियों को हमारे खेत के अंदर या फिर तालाब के अंदर उसको हम पाल भी सकते हैं, ठीक है ना। मछली पालन भी कर सकते हैं, मछली पालन को हम बोलते हैं मछली संवर्धन, उसका हमारे पास में नाम होता है। दो कंडीशन हमारे पास में होती है, या तो आपने नदी तालाबों से पकड़ लिया, या तो फिर आपने इन खेतों के अंदर उनका पालन कर लिया। दो तरह से हमारे पास में ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। मछलियां बेटा जी आपको दो जगहों पर देखने को मिलती है, या तो वो समुद्र में हो सकती है, वो समुद्र की मछली हो सकती है, या वो नदी तालाब की मछली हो सकती है। जो समुद्र की मछली होती है, जो मैराइन फिश उसको हम बोलते हैं, समुद्री मत्स्यिकी उसका हमारे पास में नाम होता है। हमारे इंडिया का लगभग बेटा 7,500 किलोमीटर जो एरिया है ना, वो समुद्र से घिरा हुआ है। 7,500 किलोमीटर का एरिया समुद्र से घिरा हुआ है। और सबसे ज्यादा हमारे पास में समुद्री मछलियां जो खाई जाती है वो होती है पॉम्फ्रेट, मेकल, ट्यूना, सार्डॉन और बॉम्बे डक। ये सबसे ज्यादा फेमस हमारे पास में क्या होती है, मछलियां होती है जिसको कि समुद्र से पकड़ा जाता है, खाया जाता है। लेकिन कुछ और वेराइटी होती है जिनसे कि भैया अच्छा खासा मोटा रुपया पैसा मिलता है, जैसे मुलेट हो गया, जैसे हमारे पास में भेटकी हो गया, जैसे पर्ल स्पॉट हो गया, ठीक है ना, जैसे झींगा हो गया हमारे पास में, जैसे मसल हो गया हमारे पास में, ऑयस्टर हो गया। ये भी हमारे पास में क्या होते हैं,
बहुत ज्यादा मार्केट में ज्यादा बिकने वाली, अच्छे रेट में बिकने वाली हमारे पास में क्या होती है, समुद्री मछलियां होती हैं। समुद्री की हमारे पास में क्या होती है, मछलियां हमें देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी मछलियां होती है बेटा जो कि हमारे नदी तालाब में होती है, और वो नदी तालाब वाली जो मछलियां होती हैं उनको पकड़ना अंतःस्थली मत्स्यिकी कहलाता है। नदी तालाब के अंदर की जो मछलियां होती हैं उसको पकड़ना हमारे पास में अंतःस्थली मत्स्यिकी कहलाता है, जैसे तालाब या फिर नदियों के अंदर से पकड़ना। ओके, ये अंतः मत्स्यिकी होता है। अब जनरली जब हमारे पास में बेटा जी कोई व्यक्ति है या फिर कोई किसान है, या फिर आपने ही कल को ये सोचा कि भैया मेरे को तो मछली पालन करना है, तो आप क्या करते हो, ऐसी मछलियों का सिलेक्शन करते हो, अलग अलग वेराइटी की मछलियों का सिलेक्शन करते हो। जैसे आपने 3 से 4 वेराइटियों का मछलियों का क्या किया, सिलेक्शन किया। 3 से 4 वेराइटियों में से कोई एक वेराइटी है जो कि नीचे तली पर रहना पसंद कर रही है, कोई ऐसी वेराइटी है जो बीच में रहना पसंद कर रही है, और कोई ऐसी वेराइटी है जो ऊपर रहना पसंद कर रही है। तो आपने ये 3 अलग अलग तरह की वेराइटी वाली जो मछली है ना, इनको क्या किया, पसंद किया। बेटा मछलियों का अलग अलग एरिया डिसाइडेड होता है। कुछ ऐसी मछलियां होती है जो नीचे के साइड रहना पसंद करती है, कुछ बीच में, कुछ ऊपर तली पानी की सतह के पास में रहना पसंद करती है। तो आपने 3 तरह की मछली ली, एक तो जो सतह पर रह रही, जमीन वाले नीचे वाले एरिया पर, एक ऐसी जो बीच में रह रही, और एक जो ऊपर के साइड रह रही। इनको एक साथ क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो मतलब पाल रहे हो, एक साथ पाल रहे हो। तो इसको हम बोलते हैं बेटा मिक्स्ड मछली संवर्धन तंत्र, इसका हमारे पास में नाम होता है। इससे फायदा यह होता है कि आप एक ही बार में ज्यादा मछली का क्या कर सकते हो, उत्पादन कर सकते हो। ठीक है ना। और चूंकि वो तीनों अलग अलग जगह पर रह रही, तो आपस में लड़ाई झगड़े भी नहीं करेगी, क्योंकि एक जो है वो सबसे नीचे रहना पसंद करती है, एक बीच में रहना पसंद करती है, एक वैरायटी, और एक वैरायटी ऊपर, तो आपस में वो लड़ेगी भी नहीं। और इस तरह का जो मछली पालन होता है इसको हम बोलते हैं मिश्रित मछली संवर्धन, इसका हमारे पास में नाम होता है मिक्स्ड मछली संवर्धन। ओके मेरे लाडलो, मेरी बात इतनी क्लियर है मेरे लाडलो, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मिश्रित मछली संवर्धन, इसका हमारे पास में क्या होता है, नाम देखने को मिलता है। चलिए, मछली के अलावा जो एक बहुत ज्यादा फेमस चीज होती है जिसका हम आज के समय पर पालन कर रहे हैं, वो होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी का भी पालन किया जाता है 2 रीजन की वजह से। पहला रीजन, मधुमक्खियों से हमें मिलता है हनी, शहद मिलता है। शहद का मेडिसिन प्रॉपर्टी होती है, मेडिसिन वगैरह में यूज होता है। दूसरी चीज, मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है बेटा, उस छत्ते से हमारे पास मिलता है मोम। तो उस छत्ते से हमें क्या मिल रहा है, मोम हमारे पास मिल रहा है। तो 2 चीजें हमें मिल रही है, एक तो शहद मिल रहा है और मोम मिल रहा है। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी की क्या उपयोगिता है, तो शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते से मोम के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। और मोम का उपयोग किस में होता है, औषधि तैयार करने में। जो आपका कैप्सूल होता है ना, जो कैप्सूल खाते हो, उसके अंदर क्या होता है, कैप्सूल प्लास्टिक होता है। कौन सा मोम होता है उसके अंदर, ये मधुमक्खी वाला। ये हमें नुकसान नहीं देता, हमारे पेट में जाकर के डाइजेस्ट हो जाता है, उससे क्या बनता है, कैप्सूल बनता है। मधुमक्खी पालन के लिए बेटा 2 अलग अलग तरह की वेराइटीज का क्या होता है, यूज होता है। एक होता है देसी वेराइटी, देसी मधुमक्खियां, और एक होती है विदेशी वेराइटी। देसी में आती है एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डोरसेटा और एपिस फ्लोरी। ये 3 ऐसी मक्खियां हैं, मधुमक्खी की ऐसी वेराइटियां हैं जो इंडिया की वेराइटीज हैं। लेकिन इन वेराइटीज की एक दिक्कत है, ये बहुत ज्यादा डंक मारती है, बहुत ज्यादा डंक मारती है, और एक ही छत्ते में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती। ये इंडियन वेराइटीज की क्या होती है, दिक्कत होती है। फॉरेन वेराइटी एक होती है हमारे पास में, जो कि हमने इटली से मंगाई थी, उसका नाम था एपिस मेलिफेरा। ये ज्यादा डंक नहीं मारती, और एक ही छत्ते में लंबे समय तक क्या करती है, रहती है। तो इसका भी बहुत ज्यादा आज के समय पर क्या होता है, पालन किया जाता है। एपिस मेलिफेरा का विदेशी किस्म है, इटली से हमने क्या किया था, इसको मंगाया था इंडिया के अंदर। और जब मधुमक्खियों का पालन किया जाता है तो ऐसे बहुत बड़े बड़े से क्या होते हैं, एरिया फॉर्म बना लिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मधुमक्खी फॉर्म, उसका हमारे पास में नाम होता है। जहां पर मधुमक्खियों का क्या हो रहा है, पालन हो रहा है, उस जगह को हम बोलते हैं वो मधुमक्खी फार्म है। मधु वाटिका हमारे पास में होती है, मधुमक्खी फार्म या मधु वाटिका। मधु या फिर जो हमारे पास में शहद है बेटा, शहद की जब हम बात करेंगे, शहद पी रहा हूं, ठीक है ना, और कुछ नहीं पी रहा हूं, मैं शहद पी रहा हूं। तो मधु की जो कीमत होती है, शहद की जो कीमत होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है मेरे बच्चा, वो बहुत ज्यादा आईएमपी होती है, क्योंकि उसकी कीमत जो है वो उसकी क्वालिटी के ऊपर ही क्या होती है, डिपेंड करती है। और शहद कितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, ये कैसे किस पे डिपेंड करेगा, मधुमक्खियों को चाहिए फ्लावर, फ्लावर से वो पीती है किसको, जूस को पीती है, फ्लावर के अंदर लिक्विड होता है उसको पीती है, और उसी से ये क्या करती है, शहद बनाती है। तो जितना अच्छे फ्लावर्स होंगे उतना अच्छा क्या बनेगा, शहद बनेगा। और जितना अच्छा शहद मिलेगा उतना अच्छा उसका मार्केट में रेट मिलेगा, ठीक है ना। तो मधुमक्खी फूलों से क्या करती है, जूस लेती है, मकरंद तथा पराग को एकत्रित करती है, और फूलों की किस्में मधु की स्वाद को क्या करती है, निर्धारित करती है। कौन सा फूल आप यूज कर रहे हो, कौन सी वेराइटी का फूल है, उससे हमारा जो हनी है बेटा वो क्या होता है,
डिसाइड होता है, और फिर हनी अच्छा बनेगा तो उसका प्राइस भी क्या होगा, मार्केट में बहुत ज्यादा हमें अच्छा मिलेगा। ये हमारे पास में क्या होती है, हमारी कहानी होती है। ठीक है मेरे बच्चा, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? ये हमने आज के इस प्यारे से सेशन की, आज के इस प्यारे से पूरे की पूरे चैप्टर की क्या थी, कुछ बातें थी जो हमने क्या की मेरे लाडलो, डिस्कस की। यहां पर हमारा ये जो चैप्टर है वो क्या होता है, बहुत ही शानदार तरीके से भाई साहब फिनिश होता है। आई होप सो आपको आज का ये जो सेशन है, ये जो चैप्टर है वो बहुत बहुत अच्छा लगा हो और मजेदार से आपको क्या हो लगा हुआ। ठीक है ना, चलिए तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, जय हिंद, लव यू ऑल।